नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपनों ने जो अपने भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे स्थापित हुई वो टॉपिक अपना चल रहा है। तो कल अपनों ने पुर्तगालियों के बारे में बात की थी और कैसे मैंने बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आई और क्या कारण था, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में बेसिक सी जानकारी बताई थी जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण। मैंने आपको बताया था कि 1498 में वास्को डिगामा केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। वहाँ पर राजा जमोरिन उसका स्वागत करता है। मैंने उसके बाद में आपको बताया था कि ये मसाला व्यापार के लिए आते हैं पुर्तगाली। उसके बाद में मैंने आपको पुर्तगाली गवर्नर के बारे में बताया था। पहला अल्मेडा था जिसने शांत जलीय ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लागू की थी हिंद महासागर में। और पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में ये कोचीन में अपना मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अल्बुकर्क आता है जो गोवा को जीतता है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीतता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जो वास्तविक गवर्नर जनरल भी यही होता है, अल्बुकर्क। उसके बाद में निनो डी कुन्हा आता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ तक अपनी कहानी चली थी। और गोवा के बारे में बताया था, गोवा को जीतता अल्बुकर्क और राजधानी गोवा को निनो डी कुन्हा बनाता है, मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद में अपनी कहानी हुई थी कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा ये भारत से बाहर निकाले जाते हैं, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने आपको ये जानकारी बताई। उसके बाद में भारत में तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस आदि की खोज या आदि का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया, ये भी जानकारी मैंने आपको बताई। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है डच कंपनी। इसके बारे में 2 मिनट सुनो, फिर अपन नोट डाउन कर। बेसिकली ये डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हुआ करते हैं और 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती है। इनका पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित होता है, परंतु वास्तविक कारखाना या यूँ माने कि पहला सफल खाना पुलिकट में ये स्थापित करते हैं। और पुलिकट ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि जैसे कि पुर्तगाली जो आए थे उनका मुख्य उद्देश्य था मसाला व्यापार, पर इनका मसाला व्यापार के स्थान पर कपड़ा व्यापार इनका उद्देश्य बन गया। और इनकी फैक्ट्री, डच की फैक्ट्री को फैक्टर कहा जाता है। और इनकी जो मुद्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डचों की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो डचों की मुद्रा को पेगोड़ा कहा जाता है। उसके बाद में 1759 में वेदरा का युद्ध ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं और हार जाते हैं। उसके बाद में ये भारत से बाहर निकल जाते हैं या भारत में इनकी समाप्ति हो जाती है। तो इतना अपन नोट डाउन करते हैं। पहला, मूलतः हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। दूसरा फैक्ट इनके बारे में कहा जाता है, 1602 में डच कंपनी की स्थापना। तीसरा फैक्ट कहा जाता है 1605 में मसूलीपट्टनम प्रथम फैक्ट स्थापित करते हैं, परंतु सफल फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित करते हैं। इनका हेडक्वार्टर मुख्यालय पुलिकट बनता है। दोस्तों, इनकी बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि इनकी फैक्ट्रियों को फैक्टर कहा जाता है।
फैक्ट आ गया। एक और फैक्ट है कि इनकी मुद्रा पेगोड़ा। दोस्तों ये डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अति इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये डच बेसिकली कहाँ के निवासी थे। तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 में स्थापित होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं परंतु ये असफल हो जाती है और प्रथम सफल फैक्ट्री पुलिकट में। इनका मुख्यालय पुलिकट होता है। इनकी फैक्ट्रियों को फैक्टर कहा जाता है और इनकी मुद्रा को पेगोड़ा कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं या यहीं लिख दूँ मैं कुछ और फैक्ट और इनके बारे में। इनका उद्देश्य था कपड़ा व्यापार। यह आपसे कोर्ट में भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था, डचों का क्या था, अंग्रेजों का क्या था। तो ऐसे कोर्ट में पूछे जा सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट है। इनकी मुद्रा को कई बार पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। तो ये आप नोट डाउन किया होगा या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब नोट कीजिए वेदरा का युद्ध। अति इम्पोर्टेंट है। कब होता है? 1759। साल भी याद करना, वर्ष भी याद करना अति आवश्यक। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डचों के बीच ये जीतते हैं। वेदरा की युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी डचों को पराजित कर भारत से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये अपनी डच कंपनी थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट बताया मैंने अपन एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती। 1605 में मसूलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं परंतु वो असफल हो जाती है। प्रथम सफल फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित करते हैं और वहीं इनका मुख्यालय बना। तो पुलिकट ही डच कंपनी का मुख्यालय। मैंने इनको उसके बाद में आपको बताया कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मसाला व्यापार ना होकर कपड़ा व्यापार था। इनकी फैक्ट्रियों को फैक्टर कहा जाता है और इनकी मुद्रा को पेगोड़ा कहा जाता है। वेदरा का युद्ध अति इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में ये हार जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से और भारत से बाहर निकाल देते हैं। और कब होता है? 1759। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताया आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अति इम्पोर्टेंट है जानने के लिए और याद रखने के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अपन चलते हैं अंग्रेजों की तरफ। अब अंग्रेजों पे अपनी बात चलेगी और अंग्रेजों पे अपनी आगे की कहानी चलाते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं इसको पॉज करके भी। बाकी अंग्रेज दोस्तों बैकग्राउंड को समझते हैं उसके बाद में अपन नोट करेंगे। 1597 की बात है। 1597 में मिल्टन हॉल नामक व्यक्ति भारत में आता है और 1599 1600 में अंग्रेज पूर्व की ओर व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। दोस्तों
31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी द्वारा इनको 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति मिल जाती है और ये भारत आते हैं। और भारत आने के बाद में मैंने आपको कहानी भी बताई थी कि सबसे पहले हॉकिंस आता है और वो अकबर के नाम से, उस समय मुगल बादशाह अकबर होता है, अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का, वहाँ के प्रधानमंत्री का पत्र लेकर आता है और हेक्टर नामक जहाज से भारत में प्रवेश करता है। वो यहाँ आके देखता है कि उस समय तक अकबर की मृत्यु हो जाती और वो जहांगीर के दरबार में जाता है। जहांगीर उसे इंग्लिश का फिरंगी खा की उपाधियाँ देता है और जहांगीर के आगरा दरबार में प्रवेश करता है। दोस्तों 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है। मैंने ये आपको पहले बता चुका हूँ, मैं परंतु यहाँ स्पेशली अपन अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो जानना अति आवश्यक है। उसके बाद में 1615 में टॉमस रो आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ऐसा हुआ तो अपन इतना नोट करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 1597 मिल्टन भारत स्थल मार्ग से, यह अति इम्पोर्टेंट है क्योंकि समुद्री मार्ग से आएगा। विलियम हॉकिंस पूछा जाएगा आपसे कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था समुद्री मार्ग से, तो विलियम हॉकिंस आएगा उसका उत्तर। 1599 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व या बेसिकली भारत में व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट फैक्ट है 31 दिसंबर, डेट भी याद रखना अति आवश्यक है। 1600 इंग्लैंड की महारानी 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति देती। अति इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति देती। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं विलियम हॉकिंस के बारे में। विलियम हॉकिंस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अकबर के नाम से पत्र लेके आता है। अकबर के नाम से पत्र, परंतु भारत में आके देखता है कि 1605 के समथिंग आता है और 1605 की जैसा कि तुमको पता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर का दरबार कहाँ था तुम जानते हो कहाँ है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये जेम्स प्रथम का पत्र लेके आता है। हेक्टर नामक जहाज। दोस्तों ये जो हॉकिंस ये तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं को जानता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे जाते हैं, आपको नोट करना अति आवश्यक है। उसके बाद में मैं आपको भी अगले स्लाइड में लिखाऊंगा कि जहांगीर इसको इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधियाँ देता है। तो दोस्तों जहांगीर इसको
व्यापार की अनुमति दे देता है। और 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है, परंतु वो पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण असफल हो जाती है। ये अपन अगली स्लाइड में लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप चाहो तो इसको मतलब फ्लो चार्ट के हिसाब से भी नोट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे नोट करना है। यहाँ लिख दो हॉकिंस, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट ज़्यादा है। तो जैसे कि अकबर के दरबार में आता है, परंतु इसकी मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर के काल में पहुँचता है, आगरा में पहुँचता है, आगरा। उसके बाद में हेक्टर नामक जहाज है, हेक्टर जहाज। उसके बाद में तुर्की और फारसी जानता है, तुर्की एंड फारसी। उसके बाद में जहांगीर इसको उपाधियाँ देता है, जहांगीर, इंग्लिश खां एंड फिरंगी खां, ये उपाधियाँ देता है। और जहांगीर इसको क्या है, व्यापार की अनुमति दे देता है, व्यापार की अनुमति। ये ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि ऐसा है कि अगर कुछ डायग्राम या मैपिंग टाइप अपन अपने को कुछ समझ में आया तो ज़्यादा याद होता है, या बेसिकली वो याद रखना आसान हो जाता है, वो छप जाता है दिमाग में। बाकी अगर अपन पैराग्राफ टाइप लिखते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको बता दिया कि उपाध्याय भी वो देता है। उसके बाद में वो 1608 की बात, 1608 अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में, परंतु पुर्तगालियों के प्रभाव के बाद प्रभाव के कारण असफल हो जाती। प्रथम सफल फैक्ट्री 1611 में, अति आवश्यक है 1600 मछलीपट्टनम। खैर आप अभी इनको ऐसे याद कर लो, उसके बाद में जब अपन पूरा पढ़ लेंगे तो अपन एक शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे चारों पांचों का, और उससे अपन बेसिकली कंपेयर करते हुए भी याद कर लेंगे, ताकि वो छप जाए। अब आप बोलोगे कि सर मछलीपट्टनम इससे पहले आया था, यहाँ भी आ गया, तो वो क्या है कि अपन इनकी फैक्ट्री डचों की भी वहीं थी, तो इनकी भी वहीं थी, प्रथम फैक्ट्री उनकी भी वहीं थी। तो ये दोस्तों अपन बाद में इसको एक बार कंपेयर कर लेंगे तो अपने को याद रह जाएगा। दोस्तों बात है 1615, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सर थॉमस रो कब आया था, 1615 जहांगीर के दरबार में आता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो अति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अंग्रेजों के ऊपर बात करेंगे अपन, क्योंकि अंग्रेजी चलेंगे अगले 200 साल 1947 तक, वो काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। परंतु ये बेसिक सी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में शुरुआती जानकारी है कि उन्होंने कैसे क्या अपनी कंपनी को स्थापित किया और कौन आया, किसने व्यापार की अनुमति ली। उसके बाद में एक फरोख शेयर का भी अपन नोट डाउन कर सकते हैं कि 1717 में होता है ऐसा है कि फरोख शेयर होता है, क्योंकि 1707 में तुम जानते हो कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इधर लिख दूँ क्या मैं,
चलो स्लाइड में, अगली स्लाइड में देखिए। 1707 में तुम जानते हो कि औरंगजेब की मृत्यु। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। ये अंतिम महान मुगल शासक कहा जा सकता है। इसके बाद में इसके उत्तरावर्ती जो शासक आते हैं उनमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं थी, परंतु इनके प्रभाव के कारण भारत में मुगल साम्राज्य 1857 तक भी उसका प्रभाव रहता है, परंतु वास्तव में इनका प्रभाव था कि इनके प्रभाव के कारण वो टिके रहे। तो उसके बाद में 1707 में आता है मुगल बादशाह फर्रुख शीर। दोस्तों होता ऐसा है कि यह हो जाता है बीमार। अब एक अंग्रेज डॉक्टर इसका इलाज कर देता है। यह हो जाता है बीमार, ये बीमार हो गया। अब ये डॉक्टर करेगा इसका इलाज। ये इलाज करेगा तो इससे ये प्रभावित हो जाता है। तो ये प्रभावित होकर क्या करता है कि बंगाल के जो विशेष अधिकारी जिसको दस्तक बोलते हैं, वो दे देता है अंग्रेजों को, जिसको मुक्त व्यापार भी कह सकते हैं। और ये विशेष अधिकार काय का था? मुक्त व्यापार। मतलब ये बिना मर्जी के व्यापार कर सकते हैं बंगाल में। अब साहब इनके तो मजे हो गए, क्योंकि न टैक्स देना न कुछ, मजे। तो ये मुक्त व्यापार की जो दस्तक प्रदान करता है, इसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ये अति इम्पोर्टेंट है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि बंगाल में मुक्त व्यापार करने के लिए दस्तक किसने प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो मुगल बादशाह था फर्रुख शीर। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जा सकता है? तो जो 1717 में फर्रुख शीर द्वारा जो प्रदान किया गया था दस्तक, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आज अपनों ने चर्चा की। अब वैसे तो अपन आगे बढ़ेंगे तो बहुत राम कहानी इस पर ही चलेगी, क्योंकि फ्रांसीसियों और इनके बीच में युद्ध होते हैं, अनेक युद्ध होंगे। कर्नाटक के युद्ध लड़ेंगे, प्लासी युद्ध लड़ेंगे, वांडे वाशवेद्रा युद्ध जैसा मैंने बताया, बक्सर का युद्ध। और इम्पोर्टेंट बक्सर और प्लासी इतने इम्पोर्टेंट युद्ध होते हैं 1757 और 1764 में कि उसके बाद में आने वाले 200 या 250 साल में अंग्रेजों की जड़ों को वो गहरा स्थापित कर देते हैं। और 1947 तक भारत में वो स्थापित रहते हैं। वो चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अपन फ्रांसीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु आज जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज करवा देता हूँ ताकि याद रखेगा। आज का क्या, कल का भी रिवाइज कर लेते हैं, कल का भी करते हैं रिवाइज। तो क्या बताया मैंने? पहले बताया पुर्तगाली। क्या बताया? पुर्तगाली। डच बताया, और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज। इसके बारे में मैंने वास्को डी गामा के बारे में बताया। वास्को डी गामा
भारत में समुद्री मार्गों की खोज करता है 1498 में, मालाबार तट राजा जहांगीर स्वागत करता है। ये इसके बारे में। इसके बाद में मसाला व्यापार उद्देश्य होता है। इसके बाद में बताया मैंने अल्मेडा आता है, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। कोचिन 1513। उसके बाद में अल्बुकर्क बताया, वास्तविक था। गोवा को बीजापुर के नवाब यूसुफ आदिल शाह से जीतता है। उसके बाद में नीनोडी बना, गोवा को राजधानी बनाना। इसके अल्बुकर्क के बारे में बताया, सत्य प्रथा को प्रतिबंधित करना। भारत में तंबाकू, आलू आदि प्रिंटिंग आदि खोजें इसने करी, आविष्कार करे। डच के बारे में मैंने आपको बताया है कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे और 1602 में। फैक्ट्री की मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री स्थापित होती है। उसके बाद में मैंने बताया कि इनकी जो फैक्ट्रियों को फैक्टर कहा जाता है, इनकी मुद्रा को पेगोडा कहा जाता है। वेदरा के युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं, अंग्रेजों से बाहर निकल जाते हैं। इनका कपड़ा व्यापार, इनका मसाला व्यापार था पुर्तगालियों का, इनका कपड़ा व्यापार। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। मिल्टन हॉल आता है सबसे पहले, परंतु 1599 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती और 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी से ये व्यापार के लिए 15 वर्षों की छूट प्रदान कर देते प्राप्त करते। इसके बाद में भारत में विलियम हॉकिंस आता है, अकबर के नाम से आता है, परंतु अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर के काल में आता है और जहांगीर से आगरा में प्रवेश मुलाकात करता है। मैंने बताया जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आता है और जो पत्र तुर्की और फारसी दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है, वो दोनों लैंग्वेज को जानता है, ये मैंने बताया। हेक्टर नामक जहाज से भारत में प्रवेश करता है और जहांगीर से प्रथम फैक्ट्री का अनुमति प्रदान कर लेता है और 1608 में प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित हो जाती है, परंतु वो असफल हो जाती है। 1611 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित मसूलीपट्टनम में सफल फैक्ट्री स्थापित होती है उनकी, ये मैंने आपको बताया। 1615 में टॉमस रो आता है और जहांगीर के काल में आता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1717 में परोक्षीयर से, जब परोक्षीयर बीमार हो जाता है तो अंग्रेज डॉक्टर उसका इलाज करता है, उससे वो प्रभावित होकर बंगाल का जो मुक्त व्यापार की अनुमति है वो प्रदान कर लेता है, उसको अंग्रेज कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैंने इम्पोर्टेंट बात करी। आज अपनी कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अपन फ्रांसीसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपन कंपेयर कर लेंगे ताकि अपने को याद अच्छे से रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, कृपया बताइए कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।